कि अब आपके समन पे क्यूआर कोड होगा। अब आप उस क्यूआर कोड के ही थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है प्रसाद लॉ। चेक बाउंसेस के केसेस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आज तक के सबसे एक्सटेंसिव और नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। संजीव तारी वर्सेस किशोर बोरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सेक्शन 138 को पूरी तरह बदलने के लिए 12 नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। जैसे कि अब समन्स व्हाट्सएप या ईमेल से भेजे जा सकते हैं और पेमेंट आप क्यूआर कोड से ही कर सकते हैं जो कि आपके समन में प्रिंटेड होगा। बट सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो कि है कैश लोन्स, यानी कि कैश में 20,000 से ऊपर दिया गया लोन के एवज में दिया गया चेक अगर बाउंस हो जाए तो फिर क्या ऐसा चेक एक लीगली इन्फोर्सेबल डेट है? आपको तो पता ही होगा कि 20,000 से ऊपर का कैश लोन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 एसएस के थ्रू अलाउड नहीं है। बट इसका ये मतलब है कि उससे ऊपर दिया गया अगर कैश लोन हो भी तो वो लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा, यानी कि आपके पैसे डूब जाएंगे? ऐसा नहीं है और इसी एस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्स के वायलेशन का मामला एक अलग इशू है। उसके लिए आप पे पेनल्टी लग सकती है, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर प्रोसीडिंग्स हो सकती है या जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो वो होंगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपका डेट ही इनवैलिड हो जाए। आपका जितना भी अमाउंट दिया गया लोन है, अगर वो कैश के थ्रू है और आप प्रूव कर सकते हैं कि इतना कैश अमाउंट आपने लोन में दिया है, तो वो सेक्शन 269 डबल एस से हिट नहीं होगा और 20,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट है या 20,000 के नीचे हो या चाहे कोई भी अमाउंट हो, वो एक लीगली इन्फोर्सेबल डेट होगा। एक और एस्पेक्ट इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है और ये एस्पेक्ट माइनर ऑफेंडर्स के काफ़ी फेवर में है एक्चुअली, कि इस एक्ट को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आपका 138 के अंडर कन्विक्शन हो भी जाता है, तो आपको प्रोबेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसका लॉजिक ये है कि 138 भले ही क्रिमिनल केस है, बट इट इज़ एसेंशियली अ सिविल मैटर। जैसा कोर्ट ने पहले भी कहा है, इट्स अ सिविल शीप इन क्रिमिनल वुल्स क्लोथिंग। यानी कि अगर अक्यूज्ड का बैकग्राउंड अच्छा है और वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो कोर्ट उसे जेल भेजने की जगह प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट दे सकती है। अब हम आते हैं उन 12 गाइडलाइंस में से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि केस को एक स्पीडी ट्रायल देने का ऑब्जेक्ट फुलफिल करते हैं। सबसे पहला है समन्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अभी तक समन्स सिर्फ ट्रेडिशनल तरीकों से भेजा जाता था, बट अब कोर्ट ने समन्स भेजने के प्रोसेस में ईमेल और व्हाट्सएप को भी ऐड कर दिया है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी समन भेजे जा सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए आपको अक्यूज्ड का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और जो भी एड्रेस है वो एक एफिडेविट के थ्रू देना होगा कि वो जेन्युइन है। कोर्ट ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप इंट्रोड्यूस किया है कि अब आपके समन पे क्यूआर कोड होगा। अब आप उस क्यूआर कोड के ही थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि उस क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट होने के बाद क्या केस खत्म होगा? तो ऐसा तो नहीं है गाइडलाइंस में कि आप अगर क्यूआर कोड से पेमेंट कर दें तो केस खत्म हो जाएगा, बट ऐसा ज़रूर है गाइडलाइंस में कि अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर दें तो कोर्ट उसको फेवरेबली देखेगी कंपाउंडिंग के केस के लिए। इस गाइडलाइंस में आगे जाके आप देखेंगे कि कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि अगर आप मैटर को सेटल कर देते हैं डिफेंस एविडेंस के स्टेज के पहले, तो कोर्ट बिना किसी पेनल्टी के मैटर को कंपाउंड कर सकती है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि आप क्यूआर कोड के थ्रू समन स्टेज पे ही पेमेंट कर देंगे, तो चांसेस बहुत हाई है कि कोर्ट आपका बिना किसी पेनल्टी के मैटर कंपाउंड कर देगी। और अब आते हैं न्यू कंपाउंडिंग फीस पे। कोर्ट ने कंपाउंडिंग की जो पेनल्टी की रेट थी, उसको काफ़ी कम कर दिया है। इसका लॉजिक ये है कि देश में बहुत ज़्यादा चेक बाउंसेस के केसेस बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट भी गिर रहे हैं। बी दैट एज़ इट में जो भी लॉजिक हो, नया गाइडलाइंस ये है कि अगर आप डिफेंस एविडेंस के स्टेज के पहले ही मैटर सेटल कर देते हैं, तो कोर्ट आपके मैटर को कंपाउंड कर सकती है बिना किसी पेनल्टी के। ट्रायल के स्टेज पे आप मैटर सेटल करते हैं, तो कोर्ट आप पे 5% तक का पेनल्टी लगाएगी। हाई कोर्ट के स्टेज पे आप मैटर सेटल करते हैं, तो आप पे 7.5% का पेनल्टी लगेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे जाके आप मैटर सेटल करते हैं, तो आप पे 10% का पेनल्टी लगेगा। ये गाइडलाइंस दोस्तों काफ़ी रिलैक्स्ड है पुराने लिमिट से। तो दोस्तों इस केस का मेन टेक अवे अगर फैक्ट्स के बेसिस पे आप जाए तो ये है कि कैश लोन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन से इफेक्ट नहीं होगा। भले ही वो लोन 20,000 से ऊपर का हो, नीचे का हो, किसी भी अमाउंट का हो, इनकम टैक्स एक्ट में उतने अमाउंट का लोन अलाउड हो कैश में या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। वो लोन वैलिड रहेगा, वो एक लीगली इन्फोर्सेबल डेट रहेगा। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के उल्लंघन का केस आप पे अलग से चल सकता है,
बट दैट डज नॉट अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स अंडर 138 एनआई। दूसरा टेक अवे इसमें दोस्तों ये है कि कोर्ट ने 138 के केसेस को स्पीड अप करने के लिए काफ़ी गाइडलाइंस दिए हैं और अब समन से बचना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी समन सर्व किए जा सकते हैं और ऐसे भी समन अवॉइड करने का कभी कोई खास पॉइंट होता भी नहीं था। जो क्यूआर कोड वाला स्टेप कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू उसी वक्त अमाउंट पे कर देते हैं तो कम से कम आपके सर से गुनाह का बोझ तो हटता है। कोर्ट के सामने आप क्लीन आते हैं कि हाँ, आपने डेट डिस्चार्ज कर दिया और कोर्ट इस एस्पेक्ट को बहुत फेवरेबली देखेगी मैटर को कंपाउंड करते वक्त। तीसरा टेक अवे ये है, अब सेटल करने के बाद कंपाउंडिंग की पेनल्टी भी कम हो गई है। जो नए रेट्स हैं यानी कि 0% टिल डिफेंस स्टेज, 5% एट ट्रायल स्टेज, 7.5 एट हाई कोर्ट स्टेज और 10% एट सुप्रीम कोर्ट स्टेज, ये इनकरेज करते हैं किसी अक्यूज्ड को कि वो अमाउंट पे करके अपना केस खत्म करें इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट टू द एंड। तो दोस्तों 138 के लैंडस्केप को काफ़ी हद तक इस संजीव तारी के केस ने बदला है और आई होप इस केस के एक छोटे एनालिसिस को आपने पसंद किया होगा। इसके और एस्पेक्ट्स पे मैं डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो बाद में लाऊंगा और जैसे-जैसे ये केस आगे बढ़ता रहेगा इस गाइडलाइंस के इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये गाइडलाइंस इफ़ेक्ट में आएँगे ही 1 नवंबर 2025 के बाद। तो और ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से दोस्तों, जिसका नाम है प्रसाद लॉ।